डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको फर्म का 3 परिवर्ती तत्वों से विश्लेषण के अंतर्गत अब मैं जो अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन होगा सर्वोत्तम अनुपात का। सर्वोत्तम अनुपात। अब देखिए, सर्वोत्तम अनुपात को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ यह नोट्स यूपीएससी के लिए, नेट के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, आरएएस के लिए और जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंतर्गत जो भी छात्र छात्राएं बीए, एमए, बीएससी, एमएससी इकोनॉमिक्स में करने वाले हैं, उनके लिए भी यह नोट्स मैं तैयार करता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वोत्तम अनुपात, सबसे पहली चीज है सर्वोत्तम अनुपात, यानी मूल सारणी में निर्दिष्ट अधिक सामान्य स्थिति में साधन किसी सीमा तक प्रतिस्थापनीय हैं, अर्थात वे अनुपात जिनमें उनका प्रयोग किया गया है कुछ हद तक परिवर्ती किए जाते हैं या परिवर्ती किए जा सकते हैं, परंतु वे पूर्णतः प्रतिस्थापनीय नहीं हैं, क्योंकि साधनों का एक सर्वोत्तम अनुपात होता है और दोनों साधनों के अत्यधिक अनुपात द्वारा सर्वोत्तम अनुपात की अपेक्षा निरंतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साधनों के कुछ अनुपात दूसरे अनुपातों से अच्छे हैं और इसी कारण ह्रासमान भौतिक उत्पादकता का नियम लागू होता है। जैसे ही एक परिवर्ती साधन की मात्रा का दूसरे साधनों की अपरिवर्ती मात्रा में वृद्धि करना आरंभ करते हैं तो हम सर्वोत्तम अनुपातों की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए, इसीलिए परिवर्ती कारकों की इकाइयां उत्पादन में अनुपात प्रतिफल से अधिक उत्पादन करती हैं और इसी कारण सीमांत भौतिक उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, किंतु शीघ्र ही सर्वोत्तम अनुपातों की स्थिति पर पहुंचते हैं और इससे आगे निकल जाते हैं। इस स्थिति में जैसे ही हमारे परिवर्ती कारक की वृद्धि होगी वैसे ही अनुपात को सदैव निरंतर परिणामों की पर्याप्त होगी या निरंतर परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। फलस्वरूप सीमांत भौतिक उत्पादकता घटेगी और अंत में परिवर्ती कारक ही अधिक वृद्धि उत्पादन को घटाएगी और जब अधिक वृद्धि उत्पादन को घटाएगी तो सीमांत उत्पादक या सीमांत भौतिक उत्पादकता नकारात्मक हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वह आता है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, यानी पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। अब देखिए, पैमाने के वर्धमान जो प्रतिफल हैं वह क्या है, यानी ह्रासमान सीमांत भौतिक उत्पादकता के रूप में ह्रासमान प्रतिफल की समस्या अनिवार्य रूप से
प्रयुक्त साधनों के अनुपातों से संबद्ध है और पैमाने के प्रति वर्धमान, ह्रासमान या स्थिर प्रतिफल की समस्या का साधन मात्राओं को या साधन मात्राओं के अनुपातों के परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। फिर भी पैमाने के प्रति परिवर्ती प्रतिफल प्रतीत होता है। परिवर्ती सीमांत भौतिक उत्पादकता के सूक्ष्म उदाहरण के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है और वह तीसरा पॉइंट है पैमाने के प्रतिफल की यथार्थ परिवर्तनीयता संभव है। क्वेश्चन मार्क लगता है कि पैमाने के प्रतिफल की, यानी पैमाने के प्रतिफल की क्या है, प्रतिफल की यथार्थ परिवर्तनीयता, यानी यथार्थ परिवर्तनीयता क्या है, यथार्थ परिवर्तनीयता संभव है, संभव है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको पता करना है कि पैमाने के प्रतिफल की यथार्थ परिवर्तनीयता संभव है या नहीं है। तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि, या ये कहें हम कि इसका अर्थ यह नहीं है कि पैमाने के प्रति, इसका अर्थ यह नहीं है कि आर्थिक जीवन में पैमाने के प्रतिफल की यथार्थ परिवर्तनीयता संभव नहीं है, अपितु इसकी उपस्थिति सिद्ध करना कठिन है और संभवतः पहले तो यह जानना कठिन होगा। किंतु यदि हम प्रबंध की मात्रा सहित सभी साधनों को दुगना कर दें तो हम दुगना उत्पादन भी क्यों नहीं करेंगे। किंतु प्रकृति में ऐसे उदाहरण भी हैं जो, या जिनसे यह पता चलता है कि यथार्थ परिवर्ती पैमाने के प्रतिफल का अस्तित्व है। तो देखिए कैसे कैसे उदाहरण हैं। यानी अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो एक मकड़ी को अगर एक 20 मंजिल की दीवार से गिराया जाए तो वह आसानी से गिर जाएगी, ये सत्य है। लेकिन क्या हो जाएगा, और उसके चोट भी नहीं लगेगी। अब देखिए, यहीं हम क्या कर दें, मकड़ी के लंबाई और चौड़ाई में 1000 गुना वृद्धि कर दें। क्या कर दें कि मकड़ी की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में 1000 गुना वृद्धि करें तो इसके सभी क्षेत्रफलों में 10 लाख और इसके सभी परिणामों में 1 अरब की वृद्धि कर लेंगे। अब इसका जो वजन है वह वजन को इसकी हड्डियों और पेशियों की ताकत में वृद्धि के 1000 गुना बढ़ा देंगे। अतः निसंदेह यह टुकड़े टुकड़े टूट कर गिर जाएगी, क्योंकि इसके अंगों के अनुपात में इसके आकार की जो प्रकृति है उस प्रकृति में भी वृद्धि महत्वपूर्ण है। मान लीजिए इसके अंगों में हमने 1000 गुना वृद्धि कर दी, इसके हाथ पैर
बढ़ा दिए 1000 गुना, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 1000 गुना अगर वृद्धि कर देते हैं तो इसके जो वृद्धि कर देंगे तब क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल 10 लाख, और इसके सभी परिणामों को अगर हम देखेंगे तो 1 अरब की वृद्धि कर लेंगे। और जब 1 अरब की वृद्धि कर लेंगे तो मकड़ी का आकार कितना बड़ा हो जाएगा। फिर अगर मैं उस मकड़ी को 20 मंजिल की दीवार से अगर गिराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वह टुकड़े टुकड़े टूट करके गिर जाएगी। और इस स्थिति में जब यह टूट कर गिर जाएगी तो फिर क्या होगा, तो इसके अंगों के अनुपात में इसके आकार की प्रकृति में वृद्धि महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए एक फर्म के बारे में भी यही सही होगा कि एक साधारण आकार की फर्म एक छोटे फर्म से केवल इसलिए अधिक कार्यकुशल हो सकती है क्योंकि वह बड़ी है और कारकों के अनुपातों में परिवर्तन करने की जो संभावना है उस संभावना के अतिरिक्त फर्म का आकार ही प्रयुक्त कारकों के अधिक अच्छे या बुरे प्रयोग में सहायक हो सकता है। और जब यह प्रयोग में सहायक हो सकता है तो क्या होगा, तो उदाहरण के लिए अधिक बड़ी फर्म केवल अपने प्रबंध के लिए आवश्यक कर्मचारियों के बोझ से टूटे हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक फर्म में काम करने वाले 1000 लोगों की जगह है और अगर उसी फर्म में 10,000 लोगों को नौकरी दे दी जाए तो स्वाभाविक सी बात है कहीं कोई काम नहीं होगा और फर्म टूट जाएगी। और जब ये टूटते हैं तो इसीलिए उत्पादन सारणी में जो एक रूपता से यथार्थ विषमता की संभावना को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। और जब यह ध्यान में रखना आवश्यक होता है तब यह संभव है कि छोटे पैमाने पर पैमाने के वर्धमान प्रतिफल हों, किंतु बड़े पैमाने पर पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल ही होंगे। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम इसका रेखा चित्रीय निरूपण करके देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो चलिए अब हम रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। देखिए, अब चूंकि हमने 3 तत्वों को लिया है इसलिए रेखा चित्र में हमें 3 ही तत्व दिखाने हैं। अब देखिए कैसे कैसे दिखाएंगे। 3 तत्व हैं, यानी उत्पादक, मेरे साथ ही आप चित्र का निर्माण करें। क्योंकि चित्र थोड़ा टिपिकल है।
देखते जाएं।
आगे श्रम की मात्रा, अब देखिए ये मूल बिंदु O, ये है आपका X, यहाँ देखिए OX, SN, ये N, ये S, X डैश, R डैश PY, R डैश PY डैश, और ये आपका है WT Z PX R YX ये X डैश, ये YX, और ये Q और ये भी Q। इसके बाद N डैश S OY ये भूमि की मात्रा, और इधर आपका ये Y
यह है आपका उत्पादन की मात्रा। अब देखिए आपके समक्ष मैंने जो रेखा चित्र बनाया है, इसमें देखिए रेखा चित्र को बनाने में कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है वो विशेष तौर पे, क्योंकि ये एक डिब्बे के आकार का है और इस डिब्बे के आकार में बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ हम 3 परिवर्ती तत्वों को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, यानी भूमि, उत्पादन की मात्रा और श्रम की मात्राओं को लेकर के जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो चित्र भी थोड़ा टिपिकल बनता है। अब देखिए, जब हम 3 तत्वों की मात्राओं का अध्ययन करते हैं, जिनमें 3 तत्व कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम और उत्पादन पर कार्य कर रहे हैं। चूँकि हमने पहले ही कहा है कि ये 3 परिवर्ती तत्वों का विश्लेषण है, तो देखिए जब इस कारण हमें इसके संबंध को प्रदर्शित करने के लिए 3 अक्षों का प्रयोग किया गया है, यानी उत्पादन की मात्रा, भूमि की मात्रा और श्रम की मात्रा। तो 3 अक्ष मैंने लिए हैं, 1, 2 और 3, तीनों अक्षों पर मैंने अध्ययन किया है। अब देखते हैं आगे, जो सारणी हमने बनाई थी आपके समक्ष, पहले मैंने बनाई है उस सारणी में, उसमें छोटे छोटे डिब्बों के विचार हम करें। जो मैंने इस टाइप की जो सारणी तैयार की थी आपके समक्ष, इनमें जो अंक भरे हुए थे वो, अब मैं ये मान के चलूँ कि ये एक छोटे छोटे डिब्बे हैं। तो देखिए, जो सारणी हमने बनाई है उस सारणी में छोटे छोटे डिब्बों पर विचार अगर हम करते हैं, तो जिसमें उत्पाद की मात्रा दी गई है, यानी 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, इस टाइप की जो मात्राएं दी थी मैंने, भी जो रेखा बनाई थी उसमें A, B और C 3 रेखाएं हमने तैयार की थी। अब देखिए उसमें क्या है कि अक्ष OX और OY से, यानी अक्ष OX और OY से संबंधित इनमें से किसी एक की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि भूमि और श्रम की किन मात्राओं के संयोजन से इसके अंदर की उत्पादकता या उत्पाद मात्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार दाएं हाथ के कोने का जो ऊपर का डिब्बा, जिसमें अंक हमने 54 भरा था, लास्ट में जाकर के बी वाला जो मैंने रेखा खींची थी उसमें लास्ट में 54 था, जो 54 भरा था, उस 54 में यह प्रदर्शित करता है कि श्रम की 9 इकाइयाँ, भूमि की 9 इकाइयाँ मिलकर के जो उत्पादन करती हैं वो 54 टन गेहूं का उत्पादन करती हैं। अब मान लीजिए कि इनमें प्रत्येक डिब्बे के ऊपर एक मीनार बनाते हैं और ऊंचाई डिब्बे के अंदर के अंकों से के बराबर है, तब एक ठोस आकृति हमारे समक्ष बन करके खड़ी हो जाती है। मान लीजिए इसके ऊपर डिब्बा है, इसके ऊपर इसी टाइप से 1, 2, मान लीजिए फिर ये, फिर ये, फिर ये इस टाइप के डिब्बे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ठोस आकृति जो दी गई है, जो कि तीनों मात्राओं भूमि, श्रम और भूमि, श्रम और उत्पाद के पारस्परिक संबंधों का प्रदर्शन बिल्कुल ही वैसे ही करेगी जैसे एक चपटे कागज पर एक आकृति किसी 2 मात्राओं के संबंधों को प्रदर्शित करती है। यदि भूमि, श्रम और उत्पाद की इकाइयाँ अत्यंत सूक्ष्म हों तो सीढ़ियाँ की तरह समतल हो जाएंगी और वे रेखा चित्र की भांति एक सतह का रूप धारण कर लेंगी, और यह भौतिक उत्पादन सतह है। और इसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक उत्पादन सतह। क्या बोलते हैं? भौतिक उत्पादन
सतह का रूप धारण कर लेती है और यह भौतिक उत्पादन सतह है। और इस सतह पर ही कोई भी बिंदु Q यानी श्रम और भूमि उत्पाद की मात्राओं का विशेष संयोजन प्रदर्शित करता है। यदि हम आधार रेखा पर लंब QN एवं OY पर डालें और ONY OX पर लंब NOX, तो NQ उत्पत्ति की मात्रा, श्रम की मात्रा OOX और भूमि की मात्रा OOY द्वारा उत्पन्न होने वाली उत्पाद की मात्राओं को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए, ये तो इन्होंने उत्पाद की मात्राओं को प्रदर्शित किया है। यहीं देखते हैं कि यदि भौतिक उत्पादन जो सतह मैंने जो दिया है, इस सतह को देखें तो इसमें क्या आता है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति में होने से या पैमाने की स्थिर प्रतिफल स्थिति में हमने रेखा या हमने जो देखा है कि श्रम और भूमि दोनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने से भी कुल उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। भौतिक उत्पादन सारणी की यह विशेषता भौतिक उत्पादन सतह के रेखा चित्र में व्यक्त की गई है तथा O से, यानी जो O बिंदु है, O से सतह को छूती हुई जो भी रेखा खींची जाती है या जो भी रेखा खींची जाएगी वह इसे अपनी लंबाई वाले सभी बिंदुओं पर झुकाएगी। अर्थात आधार समतल पर लंबवत उद्भव में से गुजरता हुआ सतह का खंड x yx यानी OPX yx सतह को सीधी रेखा OPX में काटेगा। और दूसरे शब्दों में यदि सतह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दिखाएं तो इसे एक भी सीधी रेखा को आगे हटाकर बनाना पड़ेगा, जिसका एक सिरा O पर स्थित होगा और दूसरा सिरा एक पथ पर चलेगा, जैसा कि YRZ R डैश और X, ये वाली जो रेखा है ये इस टाइप की रेखा बनेगी। यह समरूप त्रिभुजों की विशेषता पर आधारित है। यदि रेखा OPX पर एक बिंदु Q से आधार मानकर या Q से आधार समतल पर लंब Q डैश N डैश डाला जाए तो त्रिभुज OQ डैश N डैश और OPX YX समरूप होंगे। इसलिए ON डैश अपॉन क्या होगा, ON डैश अपॉन OYX, और जब OYX होगा तो इजिकल टू फिर क्या हो जाएगा, N डैश Q डैश अपॉन YX PX हो जाएगा। अब देखिए, जब ये होता है और OX पर लंब N डैश Q डैश तथा OY पर लंब N डैश QY डालने पर हम देखते हैं कि त्रिभुज ON OX और OX समरूप हैं एवं त्रिभुज ON डैश O डैश Y
और ओ वाई एक्स वाई समरूप हैं। अतः ओ एन डैश अपॉन ओ वाई एक्स प्लस डबल ओ एक्स डैश अपॉन डबल ओ एक्स इजिकल टू डबल ओ डैश वाई अपॉन ओ वाई इजिकल टू एन डैश क्यू डैश अपॉन वाई एक्स पी एक्स, अर्थात भूमि और श्रम दोनों ही मात्राओं में निश्चित अनुपात में वृद्धि होगी यदि रेखा ओ क्यू डैश पी एक्स की वक्रता ऊपर की ओर होगी तो यह पैमाने का वर्धमान प्रतिफल का सूचक होगा, और यदि इसकी वक्रता नीचे की ओर होगी तो यह पैमाने के समान प्रतिफल का सूचक होगा। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको जो अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन होगा सकल उत्पाद वक्र का, और सकल उत्पाद वक्र के बाद में फिर समोत्पाद वक्र का अध्ययन कराऊंगा, और इस तरह से इस पूरे चैप्टर को लगभग 3 या 4 वीडियो में इसे कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।